चैप्टर 9, आपका चैप्टर 9 का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर 9 और ये जो सेकंड बुक है आपकी पूरी, ये आपकी फर्स्ट बुक से अलग है। आपकी जो फर्स्ट बुक थी वो फर्स्ट बुक में वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट। सेकेंड बुक में आपको मैनेजमेंट की जगह आपको एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस है। फाइनेंस में क्या, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में क्या रहेगा, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखोगे। फिर आप देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं अपन लोग, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय अपने को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स का जो मार्केट होता है, आपका सेंसेक्स, आपका ये स्टॉक एक्सचेंज जिसको अपन कहते हैं, एनएससी बीएससी जिसको अपन कहते हैं, वो वाला जो मार्केट रहता है उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मार्केटिंग एंड फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का वेटेज 15 मार्क्स है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का वेटेज आपका 15 मार्क्स है। तो ऐसे ये बुक आपकी 80 में से 30 मार्क्स की ये बुक आने वाली है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस मतलब क्या, पैसा। अच्छा, सबसे पहली बात अपन देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, मतलब आपको फाइनेंस को मैनेज करने की जरूरत क्यों है। वो इसलिए कि फाइनेंस हमेशा आपको एक कॉस्ट पे मिलता है। कॉस्ट पे मिलता है का मतलब क्या हो गया, आप जब भी कोई पैसा बिजनेस में यूज करते हो तो आपको क्या लगता है, आप जब भी कोई पैसा बिजनेस में यूज करते हो तो वो पैसा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, वो पैसा आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। वो कैसे, अगर आप लोन फंड्स यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, अगर आप लोन फंड्स यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो दीक्षा आपकी कॉस्ट क्या होगी बेटा? So, like, ऐसा भी स्पेसिफिक अमाउंट थोड़ी है। नहीं, जैसे आपने अब 1 लाख रुपए लिए बिजनेस चालू करने के और आपका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब 7,000 रुपए पर एनम आपको चुकाने, तो मैं बोलूंगा आपकी कॉस्ट क्या है, तो आपकी कॉस्ट क्या हुई? 40,000, मतलब 40,000 बच गए एंड 60,000 तो हमको पे ही करने ना। नहीं, 10% इंटरेस्ट है आपका, तो आपको अलग से, आपने वो पैसा उठाया उसके बदले में आपको कितने देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा के? 10,000। 10,000, तो 10,000 आपकी क्या हो गई, कॉस्ट हुई। कॉस्ट कैसे हुई, आपने लोन कितने का लिया, 1 लाख रुपए का, आपको वापस कितना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वापस कितना करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ कितना, 1,10,000 रुपए। तो आपको 1 लाख रुपए उठाने थे, उसके लिए आपको चुकाने कितने पड़े एक्स्ट्रा के, 10,000 रुपए। तो आपकी कॉस्ट क्या हुई, 10,000 रुपए हो गए। सिमिलरली मैं यदि बोलूंगा कि सर, आप अभी दीक्षा मुझे बोलेगी कि सर मेरे को लोन नहीं लेना था, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पैसे पड़े हुए थे, आई ऑलरेडी हैड मनी, मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए थे, मैंने वो बिजनेस पे लगा दिए, तो फिर मेरी बिजनेस कॉस्ट 0 होनी चाहिए। हाँ दीक्षा, क्या होगी आपकी बिजनेस कॉस्ट? दीक्षा, अगर आप खुद का सर आप ऑडिबल नहीं थे, आप वापस प्लीज पूछे ना। हाँ, अगर आप अपना खुद का पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हो तो उस केस में आपकी कॉस्ट क्या होगी? 0। देवांश क्या होगी? या नहीं सर, जितना अपन लगा रहे हैं बेटा वो सर, कॉस्ट फुल 1 लाख रुपीस। नहीं, जैसे 1 लाख लगा रहे हैं तो 1 लाख। नहीं, देखो, जब पैसा उधारी का होता है तो जो इंटरेस्ट अपने को चुकाना है वो अपना कॉस्ट हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कृपा, दीक्षा, देवांश, महक, पीयूष? यस सर। कि अगर अपन लोग लोन लेके पैसा दे रहे हैं, पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो अपना कॉस्ट क्या हुआ, अपना कॉस्ट हो गया इंटरेस्ट जो अपन चुका रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप खुद का पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हो तो भी आपको एक कॉस्ट लगती है। सर कौन सी कॉस्ट लगती है? मेरे को तो 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगाए हैं मैंने खुद के, मेरे को तो किसी को कोई पैसे चुकाने नहीं पड़ रहे हैं। ये देखो, आपको ये सोचना है कि पैसा यदि आप अपने बिजनेस में नहीं लगाते तो आप उसको इन्वेस्ट करते थे कि नहीं करते थे? दीक्षा, पैसा यदि आप बिजनेस में नहीं करते थे तो उसको इन्वेस्ट करते थे, राइट? उसको इन्वेस्ट करते थे तो उससे आपको रिटर्न में इनकम आती थी कि नहीं आती थी?
बोलो। आती थी सर। अच्छा, अब उसको इन्वेस्ट करते रहे तो रिटर्न में इनकम आती थी, और क्योंकि आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करके बिजनेस में लगाया तो आपने एक अपॉर्चुनिटी नहीं गवाई उस पैसे से इन्वेस्टमेंट का इनकम कमाने की, गवाई। तो जो अपॉर्चुनिटी आपने गवाई है वो अपॉर्चुनिटी ही आपका कॉस्ट है। मतलब यदि आप पैसा खुद का यूज करते, ठीक है, तो आपका कॉस्ट क्या होगा? आपका कॉस्ट वो होता कि आप उसको जो नेक्स्ट पॉसिबल यूज में डाल के कमा सकते थे, वो आपका, वो जो कमाई है वो आपका कॉस्ट हो जाएगा। किसका? आपके खुद के पैसे का। तो इतना बड़ा एक एग्जांपल है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन का कारण सिर्फ यही था कि आप कोई सा भी पैसा कंसिडर करो, खुद का पैसा कंसिडर करो या लोन लेके लिया हुआ पैसा कंसिडर करो, आपको पैसा हमेशा एक कीमत पे मिलता है, एक कॉस्ट पे मिलता है, और वो कॉस्ट पे मिलता है, बड़ी कॉस्ट होती है, अच्छी कॉस्ट होती है और ह्यूज कॉस्ट होती है। तो आप, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के उस पैसे को यूज करो, ठीक है। तो आपको, क्योंकि पैसे के बदले, जो पैसे में आप बिजनेस पे लगा रहे हो उस पैसे के बदले आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, आपको एक कीमत चुकाना है उसके लिए, तो आपको क्या लगेगा? आपको एक मैनेजमेंट, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगेगा, जिससे आप इंश्योर कर सको कि आपका एकदम कम पैसे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। मतलब क्या? कम पैसे में ज्यादा काम या बेस्ट पॉसिबल काम आप कर पा रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक रीजन ही यही है कि आपको उन पैसों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको उस पैसे को वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, वेस्ट क्यों नहीं करना है? क्योंकि फाइनेंस ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट। आप कोई सा भी पैसा कंसिडर करो, उधार का पैसा कंसिडर करो या खुद का पैसा कंसिडर करो, वो पैसा हमेशा एक कॉस्ट पे आता है और ह्यूज कॉस्ट पे आता है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड उसको वेस्ट करना बाय क्या बोलेंगे उसको, कैसी प्लानिंग, इनकरेक्ट प्लानिंग या गलत प्लानिंग, या आपने पैसा उठा लिया, ठीक है, और आप उसको फाइनेंस ही नहीं कर, आपको यूज ही नहीं कर पा रहे, बस रख के रखा है, ऐसा भी अपने को नहीं करना है। तो आपको बस मैनेज करना है कि मुझे पैसा कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, और मैं उसको कैसे डिसबर्स करूंगा, उसका चुकाऊंगा कैसे। ये सारी प्लानिंग यदि आपके पास है तो आप प्रॉपर चल रहे हो, आपका एकदम ऑप्टिमम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर emphasized since it has a direct bearing on financial health of a business. The financial statements such as balance sheet, profit and loss account reflect a firm's financial position and its financial health. Almost all items in financial statements of business are affected directly or indirectly through some or the more financial decisions. मतलब आपके फाइनेंशियल डिसीजन से आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स पे फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है अपन अभी देखेंगे। सबसे पहला, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी कंपनी में फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। अगर फिक्स्ड एसेट्स की कंपोजिशन या रिक्वायरमेंट कम है तो आपको कितना पैसा लगेगा? आपको कम पैसा लगेगा। फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा कौन से बिजनेस में होती है? आपका यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको बड़े बड़े मशीन्स लगती है, लैंड लगता है, इन सब के लिए आपको क्या लगेगा? इन सब के लिए यू विल रिक्वायर फंड्स, ठीक है। एक जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ यस सर। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि अपना यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको फिक्स एसेट ज्यादा लगेंगे, फिक्स एसेट ज्यादा लगेंगे तो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा आ जाएगा। अगर आपका एसेट साइज कम है, आपका फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो आपको क्या लगेगा? आपको ज्यादा पैसा लगेगा, सॉरी कम पैसा लगेगा, और आपकी रिक्वायरमेंट या मैनेजमेंट के भी वो सब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो आपका साइज ऑफ फिक्स एसेट डिसाइड करेगा कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या
रहेगा, फ्लो कैसा रहेगा, रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी। ठीक है। दूसरा, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। अच्छा, अपन ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि फिक्स एसेट्स से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिक्स एसेट्स यदि आपके बिजनेस में बढ़ गए, है ना, आपके पास एक मशीन थी, आपने एक मशीन की 2 मशीन कर दिए, तो क्या होगा, आपने एक मशीन की 2 मशीन कर दिए तो आपकी ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी सर? ये देखो, आपने एक मशीन डाल दी एक्स्ट्रा, तो आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शिवम, शिवम, देवांश? बढ़ेगी सर। हाँ सर। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपका इन्वेंट्री ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इन्वेंट्री बनेगा तो सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगा तो क्रेडिट सेल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाँ। अच्छा, क्रेडिट सेल्स बढ़ेगा तो आपका रिसीवेबल्स बढ़ेगा कि नहीं, डेटर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाँ सर। डेटर्स बढ़ेंगे तो बाद में अल्टीमेटली आपका कैश भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैश या बैंक में बैलेंस, जो भी आप कंसीडर करो, बढ़ेगा ये ना? सर बढ़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपके फिक्स एसेट्स में चेंजेस आते हैं, आपके कमेंसुरेट चेंजेस, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आपके करंट एसेट्स के रिक्वायरमेंट में भी आते हैं। समझा ये पॉइंट? आगे बढ़े। यस सर। तीसरा, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। अब अपन ने पहले पॉइंट में क्या किया बच्चों, अपन ने पहले पॉइंट में एनालाइज किया कि अपने फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए अपने को कितना पैसा लगेगा, राइट, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरे पॉइंट में अपन ने देखा कि फिक्स एसेट के इंक्रीज के साथ साथ आपके करंट एसेट्स में कमेंसुरेट चेंज कितना होगा, मतलब फिक्स एसेट के जो आपको पैसा लगेगा वो जब आपका वो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियली आपका करंट एसेट में कितना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ठीक है। तो अब फिक्स एसेट और करंट एसेट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इतने फंड्स की जरूरत है, राइट? कृपा, समझ रहे बेटा? कृपा, देवांश, पीयूष? यस सर सर। समझा। हाँ, मेरे को कृपा आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है या बहुत स्लो आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार वापस बोलो। सर दीक्षा। दीक्षा, यस सर। कृपा आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप सुन नहीं रहे हो, वीडियो चालू करके बैठे हो। यस सर। नहीं सर, मैं इधर ही, वो अनम्यूट करने में टाइम जा रहा है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, तो अभी तक समझा ना, मैं थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में यस वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, अपन ने देखा कि अपना फिक्स एसेट बढ़ता है तो अपनी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल एसेट्स की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ही अपने फिक्स एसेट्स बढ़ते हैं आपके कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रीज होता है किसमें, करंट एसेट्स में। अब फिक्स एसेट्स आपके कौन से टर्म के लोन लगेंगे फिक्स एसेट्स के लिए? फिक्स एसेट्स आप खरीदते हो बिजनेस में लॉन्ग टाइम चलने के लिए, तो उसके लिए आप कैसा लोन लोगे, लॉन्ग टर्म लोगे कि शॉर्ट टर्म लोगे? दीक्षा? सर आप प्लीज रिपीट करेंगे? मैं रिपीट बहुत करता हूँ। कट क्या है? फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, राइट? यस सर। तो उसके लिए जब आप फंड्स रेज करोगे तो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करोगे कि शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करोगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, राइट। और करंट एसेट्स आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस कन्वर्ट होता है, राइट? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लगेगी, हाँ उसके यस। लगेगी, हाँ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में एनालाइज करो कि आपको शॉर्ट टर्म फंड कितने लगने वाले हैं और लॉन्ग टर्म फंड्स कितने लगने वाले हैं। अब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको उनको चुकाने का जो पीरियड है, लॉन्ग टर्म जो आपने पैसा उठाया उसको चुकाने का पीरियड बढ़ गया है, क्योंकि वो लोन देने वाले को वो पैसा लेट मिलेगा तो वो आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म आपको तुरंत की तुरंत में, आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप वापस कर रहे हो पैसा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रहने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एनालाइज करोगे, देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। समझा यहाँ पे? आगे बढ़ूं सब लोग? यस सर। यस सर। हाँ,
यस सर। हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट या इक्विटी। अपन ने लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 पढ़े थे। वो चैप्टर क्या था आपका? वो चैप्टर 8 था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसमें अपन ने क्या देखा था कि आप फंड्स दो तरीके से रेज कर सकते हो, एक डेट बेस्ड जा सकते हो, एक इक्विटी बेस्ड जा सकते हो। जब आप डेट बेस्ड जाते हो तो क्या होता है? आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और इक्विटी बेस्ड जाते हो तो क्या होता है? इक्विटी बेस्ड जाते हो तो आपको शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन या डिविडेंड जो भी बोलो, आपको वो सब चुकाना, मतलब वो सब आपकी कॉस्ट हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे? आपने थर्ड पॉइंट पे एनालाइज कर दिया कि आपको लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो कितने लगने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स आपको जितने भी लगेंगे आप उसका टोटल निकालोगे, और फोर्थ पॉइंट में डिसाइड करोगे कि उस लॉन्ग टर्म फंड को अपने को डेट से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है। मतलब फोर्थ पॉइंट डिसाइड कर रहा है कि थर्ड पॉइंट में जो आपका पता लगाया था आपने कि आपको इतना लॉन्ग टर्म का पैसा लगने वाला है, तो आपको वो उस पैसे में से डेट बेस्ड कितना पैसा उठाना है और इक्विटी बेस्ड कितना उठाना है। समझ में आया सबको? यस। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? Yes, sir. ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है? इनका कहना है कि जैसे ही आपने अपने असेट्स बढ़ा दिए, वैसे ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स है उस पे आपका डायरेक्ट फर्क पड़ता है। कैसे? आपने फिक्स असेट खरीदे तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शिवम, यस सर। खरीदे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, फिक्स एसेट्स आपने खरीदे किससे? आपने लोन लेके खरीदा। फिक्स एसेट्स आपने लोन लेके खरीदा, तो उस पे हाँ, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आपने एक मशीन लगा दी एक्स्ट्रा की, तो आपको उसके साथ लेबर, बाकी जो रिलेटेड चीजें होती है उसके खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। मेंटेनेंस बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों में तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी सारे आइटम्स में फर्क पड़ जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। दीक्षा, कृपा, महक, समझा क्या? पीयूष, देवांश है कि ये दोनों Yes, चले गए? sir. उस दिन क्लास में थे तो है ना दोनों जन? हाँ, समझ में आया ना? Yes, sir. इसमें से कुछ भी किसी को नहीं समझ में आया, ये बुक थोड़ी टेक्निकल है, तो आप लोगों को थोड़ा फोकस रखना जरूरी है। समझ में आया? Yes. ओके, तो चलो फटाफट एक बार हेडिंग्स नजरों से घुमा लो। पांचों हेडिंग्स आप नजरों से घुमाएंगे अपने। चलो नेक्स्ट, objectives of financial management. The primary aim of financial management is to maximize shareholders wealth. अंडरलाइन करेंगे ये लाइन को। प्राइमरी एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। सर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी? ये देखो, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सब खरीदना चाहेंगे शेयर्स को, सब शेयर्स को खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा? सप्लाई तो होती है, डिमांड बढ़ती जाएगी तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? दीक्षा, शिवम, शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। हाँ, बढ़ेंगे सर। तो सपोज आपने 10 रुपए का एक शेयर ले रखा था, आज मार्केट में वो 100 रुपए में बिक रहा है, तो आपकी वेल्थ 10 टाइम्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो बड़ी। कंपनी का टारगेट क्या होता है कि आपको क्या करना है? आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो? शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो, ये कंपनी का टारगेट होना चाहिए। और जो मैंने आपको समझाया है कि मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ेगी, वही उसी से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, इन्होंने इस बढ़ते सारे पैराग्राफ में उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। ये मैं चैप्टर का पीडीएफ आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है? तो उसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, टेंशन मत लेना, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ही है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या हो गया कि आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपको कई जगह पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डायरेक्ट बेयरिंग आता है, ठीक है? तो वो डिसीजंस को इन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है।
ये देखो, सबसे पहला पार्ट क्या है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा पार्ट है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन एंड तीसरा पार्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन. In financial context, it means that selection of best financing alternative or best investment alternative. The finance function is therefore concerned with three broad decisions which are explained as below. तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अब अपन पढ़ने वाले हैं तीन तरह के डिसीजंस जो अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंस फंक्शन वाले परफॉर्म करने वाले को करने पड़ते हैं. सबसे पहला डिसीजन क्या है आपका? सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या? ये देखो, a firm's resources are scarce and the comparison to the uses in which they can be put. आपके पास पैसा हमेशा कम रहता है. किस कंपैरिजन में कम रहता है? उस कंपैरिजन में आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हो. आपको आज मैं दे दूंगा जेब में 100 रुपए और बोलूंगा कि 100 रुपए के अंदर जो भी चीज आती है आप खरीद लेना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी. ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि फर्म्स के पास कितने भी पैसा दे दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना भी पैसा दे दो, उसको हमेशा रहेगा कि मैं इन पैसों से ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. लेकिन क्या होता है एट द एंड वो हर कुछ नहीं कर सकता. तो उसको क्या करना है? उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अमंग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स, अमंग द गिवन चॉइसेस मेरे को सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है और किस अल्टरनेटिव में मुझे पैसे लगाने चाहिए, किस अल्टरनेटिव में मुझे पैसे लगाने चाहिए. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? दो तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं. ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑफ अ लॉन्ग टर्म बेसिस. मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई पैसा उठाना है तो आप उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलोगे. फॉर एग्जांपल क्या हो गया? नया मशीन लेना या एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना. ठीक है, ये डिसीजन लेने के लिए अपन इतनी बड़ी रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि these decisions are very crucial for any business since they affect the earning capacity in long run. बच्चों, यदि आज आपको एक मशीन खरीदनी है, ठीक है, और आपने बिना रिसर्च करे वो मशीन खरीद ली. मशीन खरीदना मतलब 100-200 रुपए नहीं होता. मशीन खरीदना मतलब यू आर स्पेंडिंग क्रोर्स एंड लैक्स इन दैट. ठीक है, लैक्स एंड क्रोर्स रुपीस आप स्पेंड करके आप मशीन खरीदते हो. किस कारण से खरीदते हो? कि आज यदि मैं ये मशीन अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डालूंगा या उसको अपने प्लांट में डालूंगा, अपनी फैक्ट्री में डालूंगा, तो आई विल इंक्रीज माय अर्निंग कैपेसिटी मल्टीपल टाइम्स इन फ्यूचर, राइट? यही टारगेट होता है मशीन डालने का, फैक्ट्री डालने का, कि आप कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे. तो आपने यदि एक गलत डिसीजन ले लिया आपने गलती से गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, और आपने गलत मशीन ले ली जो आपको जैसा रिटर्न देना चाहिए वैसा नहीं दे रही, तो यू मे एंड अप इन लॉसेस. तो आप आज इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो क्योंकि आप उसमें फ्यूचर में कुछ कमाना चाहते हो. तो ये डिसीजन अगर आपने विदाउट रिसर्च करे कर लिया तो यू मे एंड अप इन ह्यूज लॉसेस. और वो लॉसेस को ही आपको क्या करना है? नहीं होने देना है, अवॉइड करना है. तो इसलिए अपने को क्या करना है? इसलिए यू हैव टू मैनेज या टेक द डिसीजंस प्रॉपर्ली. तो कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको ध्यान रखना है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते टाइम? कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे. सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. सर कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कि जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको कितना इनकम जनरेट, कितना कैश जनरेट करके देगा, कितनी इनकम जनरेट करके देगा. द कैश फ्लोज क्या है? कैश फ्लोज आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब आज आपने समझ लो 1 करोड़ रुपए की आपने मशीन अपनी फैक्ट्री में लगा दी, ठीक है. उस मशीन की मदद से आपको हर साल कितने लाख रुपए का सेल हो रहा है? 20 लाख रुपीस का आपको उस मशीन से आपकी कैश इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है आपकी. तो आपको 20 लाख रुपए हर साल जनरेट हो रहे हैं आपके. तो 5 साल में आपने मशीन की कॉस्ट निकाली कि नहीं निकाली? निकाली कि नहीं निकाली? बोलो बच्चों. निकाली सर. निकाली. तो एग्जैक्टली कहने का मतलब यही है कि आप जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना है कि वो प्रोजेक्ट आपको कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगा, कितने कैश फ्लो जनरेट करके देगा. तो जब आपके पास
दो प्रोजेक्ट्स या अल्टरनेटिव होता है, चॉइस होती है, तो आप क्या करते हो, आप दोनों प्रोजेक्ट्स का कैश फ्लो निकालोगे, जिस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो अच्छा है, ज्यादा रहेगा, आप उस प्रोजेक्ट को प्रेफर करोगे रादर देन दूसरे वाला। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हो गया, आज आपने 10 रुपए लगाए तो 10 रुपए आपको कितना कमा के देंगे, 1 रुपया लगाए तो 1 रुपया आपको कितना कमा के देगा, कितना परसेंट कमा के देगा। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। देवांश, आवाज आ रही है बेटा? देवांश, दीक्षा, आवाज आ रही है? दीक्षा, हाँ सर आ रही है। आप लोग का गला बैठा हुआ है क्या? कृपा नहीं सर, ध्यान दो। थोड़ा सा। हाँ, नहीं, दीक्षा, बेटा वो- आपको मैंने 2 चॉइस दिया बेटा। आपको मैंने बोला कि 100 रुपीज में आपको दे रहा हूँ, आपको या तो प्रोजेक्ट ए में लगाना है या तो प्रोजेक्ट बी में लगाना है। प्रोजेक्ट ए आपको 12 रुपए देगा रिटर्न में और प्रोजेक्ट बी आपको देगा 10 रुपए, तो आप कौन से प्रोजेक्ट में लगाओगे? ए। एग्जैक्टली तो सेकंड आपको फैक्टर जो देखना है, आपको ये फैक्टर चेक करना है कि आप जिस जगह पे लॉन्ग टर्म पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म फंड्स लगा रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, तो आपको चेक करना है कि वो पैसा इन्वेस्ट करने से मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे कितना वापस मिलने वाला है। जहां मुझे ज्यादा मिलेगा, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। समझ में आया? आगे बढ़ू? हाँ ना बोलेंगे सब? Yes sir. Good. Yes, Third sir. point, the investment criteria involved. The decision to invest in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flows, rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposals, which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting a project. मतलब क्या हुआ, आप चेक करोगे कुछ बाकी फैक्टर्स जिसको अपन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बोलते हैं। इसमें अपन पे बैक पीरियड हो जाता है कि भाई 100 रुपए आज मैंने बिजनेस में लगाया तो वो मेरे को बिजनेस वापस 100 कब करके दे रहा है, तो जितना जल्दी वो मुझे देगा उतना मेरे लिए अच्छा है, तो जितना छोटा पे बैक पीरियड उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है इस पॉइंट के हिसाब से कि आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करोगे, डिफरेंट टेक्निक्स, वो टेक्निक्स यूज करके इवैल्यूएट करोगे कि कौन सा प्रपोजल लेना है, कौन सा प्रपोजल नहीं लेना है। बस अभी मैं आपको डिटेल में वो टेक्निक समझाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रख लो। देयर आर सम टेक्निक्स, जिस टेक्निक्स को अपन लोग अप्लाई करके, जिनको यूज करके विल एनालाइज की कौन सा ऑप्शन अपने को लेना है, कौन सा ऑपरेशन अपने को छोड़ना है। समझ में आया क्या सभी को? हाँ सर। ओके तो ये मैं भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज पढ़ो, और कुछ दिन मैं चाहूंगा कि सब लोग कोशिश करो लाइव क्लास अटेंड करने की, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से कुछ भी सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है, ये मैं आप 10 बार बोलोगे मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज डू अटेंड द लाइव सेशन। ओके Yes, sir. ओके बेटा, Yes sir. Okay, bye, sir. Thank you sir. Bye. बाय। Thank you, sir.